हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म में आज एक बार फिर स्वागत। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री देखा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध देख चुके हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक्स है। आपने सुना होगा कि आंग्ल मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध हुआ है वह टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ हुआ है और बहुत छोटा टॉपिक्स है, बस कुछ करना नहीं है क्योंकि टीपू सुल्तान इधर जो शेष बचा हुआ है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि 17 अप्रैल 1799 से लेकर 4 मई 1799 तक जबरदस्त युद्ध चला है। बस केवल पॉइंट पॉइंट आप देखना है। सबसे पहले एक इंडिया का मैप बनाएंगे। ये आपका इंडिया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर मैसूर और ये त्रावणकोर, ये त्रावणकोर है और ये मैसूर, और आप यहां देख रहे हैं निजाम है और आप यहां देख रहे हैं मराठा लोग बैठे हुए हैं और यहां पर आप देख रहे हैं अंग्रेज लोग बैठे हैं। बंगाल है जहां पर अंग्रेज लोग बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये कैच करिए कि जैसा कि इधर दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ शाह आलम द्वितीय भी झुक गया था, अवध प्रांत में यहां दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेज के सामने झुक गया, और उसके बाद अवध प्रांत में भी बैठा हुआ सुजाउद्दीन भी झुक गया अंग्रेजों के सामने। ये सब इस तरीके से कब्जे में होते गए, अंग्रेज गुलाम करते गए किसको? मुगलों को। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, थोड़ा सा डीपली अध्ययन करते हैं। अब आपको ये देखना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय हुआ था, उस समय तृतीय युद्ध के दौरान आपने देखा होगा अंग्रेज में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक संधि के तहत निजाम और मराठा को संधि के तहत कुछ एरिया वितरित कर दिए थे, जैसा कि पिछले क्लास में हो चुका है। अब आज की जो कहानी है फ्रेंड्स, आपको यही स्केच करना है कि मैसूर का बचा हुआ क्षेत्र, यहां लिखेंगे पहला मैसूर का बचा हुआ क्षेत्र टीपू सुल्तान शासन के रूप में चला रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले आंग्ल मैसूर तृतीय जो युद्ध हुआ था उसमें कॉर्नवालिस ने क्या किया था? युद्ध में टीपू सुल्तान के 2 बेटे को भी कब्जा कर लिया था, 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगा और आधा जमीन ले लिया। तो बचा क्या? टीपू सुल्तान के पास क्या बचा हुआ? आधा जमीन जायदाद बचा हुआ, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई। अब इसी दौरान 1798 में, क्लियर, 1798 तक ये टीपू सुल्तान जो है शासन चलाता रहा। कहां पे चलाता रहा? मैसूर में। हुआ क्या कंडीशन? आप जैसा कि आप देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद अब यहां पर एक नया गवर्नर आता है। 1798 ईस्वी में बंगाल का नया गवर्नर जनरल आता है, यानी गवर्नर जनरल की बदली हो जाती है। अब भैया जब गवर्नर जनरल की बदली हो जाएगी तो इसका मतलब वो अपना रेगुलेशन चलाएगा, अपना नियम चलाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई।
अब आप देखिए अंग्रेज जैसे रॉबर्ट क्लाइव आए, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन चलाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, एकदम संधि करके सीधा सीधा इन दोनों को मित्र बना लिया। जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का उपदेश आपने पिछली क्लास सुना कि हम मित्रों को मजबूत होने नहीं देंगे और दुश्मन को नेस्ता नाबूद कर देंगे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का थिंकिंग था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, तो जो ये नया गवर्नर आता है उसका नाम है बेलेजली। कौन आता है, बेलेजली। अब बेलेजली आया तो आप देखेंगे कि एक से बढ़ के एक गवर्नर आ रहे हैं और जो एकदम टाइट पड़ते जा रहे हैं, यानी भारत को एकदम गुलाम और कब्जा करते चले जा रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, फिर बेलेजली आया। बेलेजली तो समझिए खूंखार है, उससे भी खूंखार है। तो बेलेजली ने क्या किया, ये कहा हम कुछ नहीं, हम सबसे क्या करेंगे, सहायक संधि करेंगे। एक उन्होंने नीति लाया, नीति, और वह है सहायक, यानी सबसे मिलजुल करके हम क्या करेंगे, सबकी भाई सहायता करेंगे, लेकिन पहले हमारी जो सहायक संधि हो जानी चाहिए सबसे। तो पहुंचा क्या कि उन्होंने कहा, जब भारत में यहां पहुंचा, यहां देखिए बंगाल में जब पहुंचा तो डायरेक्ट सबने क्या कहा कि आज के बाद हम यहां भारत में या आंतरिक मामलों में युद्ध करने नहीं आए, हमें युद्ध करना भी नहीं, हम सीधा सभी प्रांतों के राजा, यानी सभी प्रांतों के राजा से संधि करेंगे, और हमारी जो संधि नहीं मानेगा उस संधि को क्या करेंगे, हम उस भाई सीधा करेंगे, लड़ाई युद्ध होगा। अगर संधि नहीं मानेगा तो युद्ध होगा, सीधी बात। इस तरीके से उन्होंने कह दिया। किसने कहा, रॉबर्ट बेलेजली ने। तो सबसे पहले इनका थिंकिंग क्या था सहायक संधि में, ये 2-3 पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले बेलेजली ने कहा कि हम सभी प्रांतों के शासकों के पास पत्र भेजेंगे। सभी शासकों के पास क्या भेजेंगे, पत्र भेजेंगे सहायक संधि के लिए। किसके लिए, सहायक संधि के लिए भेजेंगे। क्यों, क्योंकि अब मिल नहीं सकता था क्या, ये अपने आप को समझ रहा था भाई हम गवर्नर है, पूरे भारत में कब्जा मुझे करना है, इसलिए क्या कर रहा था कि हम भाई वहां किसी के पास जाएंगे नहीं, हम सभी प्रांतों के राजा के पास क्या करेंगे, सीधा पत्र भेज देंगे, भैया देखा सबका सहायता रूप हम करेंगे, लेकिन हम सहायक संधि करना चाहते हैं, ये हमारी बात स्वीकार कर लीजिए। और सहायक संधि के तहत अपना अपना राज हमारे अंदर कर दें, यानी हमारे कब्जे में कर दें। क्लियर हो गया, ये पहली संधि हो गई। अब दूसरी संधि क्या है उसे भी समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी संधि जो है उन्होंने कहा क्या कि आप जो है सबसे पहले उन्होंने किसके पास भेजा पत्र, निजामों के पास, निजामों के पास पत्र भेजा। लेकिन जो सहायक संधि सबसे पहले करता है मराठा से करता है, भी याद रखिए। पत्र भेज दिया कि सहायक संधि करना है, उसके बाद सभी प्रांतों के पास भेजना शुरू किया। अब जब प्रांतों के पास भेजना शुरू किया तो ये सब याद रखिए, मैसूर भी तो आएगा, क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान बैठा। टीपू सुल्तान के पास जब भेजा, टीपू सुल्तान के पास जब भेजता है तो टीपू सुल्तान अस्वीकार कर दिया कि भैया देखिए आपके साथ हम जो है सहायक संधि नहीं कर सकते। तो अब समझ रहे हैं परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम सीधा है युद्ध।
परिणाम क्या है? युद्ध। और याद रखना, युद्ध जो होता है 2 बार टीपू सुल्तान के साथ होता है। टीपू सुल्तान के साथ होता है। पहला युद्ध जो होता है अंग्रेज स्टुअर्ट के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? स्टुअर्ट के। और जो दूसरा युद्ध होता है क्या नाम, हैरिस के साथ होता है। हैरिस के साथ होता है। तो 2 टीपू सुल्तान के साथ, मतलब कि आप समझिए अंग्रेजों में जो पहला नेतृत्व लड़ाई होती है उसमें स्टुअर्ट किया, और स्टुअर्ट जब कर लेता है तो किसी तरीके से एक बार तो पराजय हो गया, लेकिन फिर खड़ा हुआ टीपू सुल्तान, और फिर दूसरी बार हैरिस के साथ हुआ। अब देखिए, जब हैरिस के साथ हुआ तो यहां पर टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? टीपू मारा जाता है। टीपू मर गया, खत्म। तो आप समझ सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए कि टीपू सुल्तान जब वहां पर मारा गया, हार हो गई अच्छी खासी, तो अब क्या हो सकता है कंडीशन? अब भाई यहां पर अंग्रेज की कब्जे हो गए, और जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया अब जब यहां पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो अब अंग्रेज ऐसा थोड़ी सोचेंगे टीपू के, मतलब उत्तराधिकारी टीपू के 2 बच्चे को हम बैठा दे शासक के रूप, नहीं, क्योंकि तब अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग नेतृत्व बैठाएंगे ना। तब याद रखिएगा 1799 ईस्वी में मैसूर में अडयार वंश के, पहले भी देखिए मैसूर में अडयार वंश का ही शासन चल रहा था। अडयार वंश के कृष्णराज तृतीय को शासक के रूप में चुना जाता है। क्लियर? और याद रखिए, यह एक नाबालिग थे। आप समझिए 3 वर्ष की उम्र में ये शासक के रूप में चुन लिए जाते हैं। तो अब यहां पर मैसूर में किसका राज चलने लगा? पहले भी अडयार वंश का था, अब भी किसका वंश हो गया? अडयार वंश का। कृष्णराज तृतीय हो गए। तो ये फ्रेंड्स देख लिया कि अब यहां पर मैसूर में भी बेलेजली का क्या हो गया? कब्जा हो ही गया आखिर लास्ट में। इसका मतलब सबसे सहायक संधि करके उसके बाद क्या करता है? उसको धीरे धीरे अपने राज्य में कन्वर्ट करता जाता है, अपने अंदर करता जाता है। कौन? ये बेलेजली। तो बेलेजली के द्वारा ही सहायक संधि को एक प्रकार से आप समझिए कि पूरी तरीके से देश को गुलाम बना देना इनका सिद्धांत था। वो पहले ही कह के आया था कि देखिए हम युद्ध नहीं करेंगे, सीधा हम सहायक संधि करेंगे, और हमारी जो बात नहीं मानेगा, लास्ट में उससे युद्ध करना ही है। टीपू नहीं माने, इसलिए युद्ध हुआ। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगली बार जब मनाने जाता है सहायक संधि जो होता है, अगली बार जब सहायक संधि होगी तो वह फ्रेंड्स आपका क्या उठेगा? आंग्ल मराठा का युद्ध। तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि ये क्लास आज आंग्ल मैसूर युद्ध का चतुर्थ युद्ध था। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू।